नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रत्येक दिन क्या करते हैं, करंट अफेयर्स का रिवीजन और 5 टॉपिक लाते हैं, पांचों पर प्रश्न तैयार करते हैं और फिर मिलकर के उसका समाधान भी करते हैं। एपिसोड 74 तक पहुंच चुके हैं। पहला प्रश्न देखेंगे तो पहला प्रश्न ही अपने नेचर में बहुत महत्वपूर्ण है। 5 स्टार इसको लगाइए। क्यों महत्वपूर्ण है, सबसे पहले इस बात को समझिए। क्योंकि यहाँ पर जो कहा गया है वह बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 के संदर्भ में बातें की गई है। अब आप जानते हैं बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 जो है हाल में ही संपन्न हुआ है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है इसमें शामिल होने के लिए गए भी थे, इसलिए चर्चा में रहेगा। और यहाँ पर जो है कितने सही हैं ये पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर इसका विषय सबसे पहले भी किसी भी सम्मेलन का कोई थीम होता है, विषय होता है। तो इसमें कहा गया है बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला एवं खुला है, यानी कि ये इसका थीम है। देखेंगे इसकी अध्यक्षता बांग्लादेश द्वारा की गई। देखेंगे यह सम्मेलन विगत 7 वर्षों में पहली व्यक्तिगत बैठक है। अब चीजों को समझ लीजिए। ये जो 6th बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 हुआ है, इसका विषय यही था जो कि यहाँ लिखा हुआ है, बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला एवं खुला। ठीक है, तो एक चीज तो हमें यहाँ मिल गया, ये सही है। लेकिन बांग्लादेश के विषय में सोचिए। दरअसल इस शिखर सम्मेलन 2025 की जो अध्यक्षता रहा वह बांग्लादेश नहीं बल्कि किसके द्वारा, थाईलैंड के द्वारा किया गया। ठीक है, और बांग्लादेश को इस बार यानी कि अब ये समापन हो गया, अगली बार के लिए जो शिखर सम्मेलन होगा उसकी अध्यक्षता बांग्लादेश को दिया गया है। इस बार 2025 का नहीं, 2000 आगे 26 या जब भी होता है। तो यह फैक्ट जो है गलत हो गया। तो अगर देखेंगे यह सम्मेलन जो है विगत 7 वर्षों में क्या ये पहली व्यक्तिगत बैठक है। इससे पहले अगर व्यक्तिगत शिखर सम्मेलन का देखा जाए ना तो 2018 में वो नेपाल काठमांडू में हुआ था। तो निश्चित तौर पे 7 वर्ष बाद हुआ है, तो यह सही है। यानी कि कुल मिलाकर के आपसे पूछा गया था कितने कथन सही हैं, हम बी विकल्प के साथ जाएंगे, केवल 2। ठीक है, इतनी चीजें समझ गए। ये विषय महत्वपूर्ण है। भारत बांग्लादेश को लेकर के जो संघर्ष चल रहा है उसके वजह से बिम्स्टेक अभी महत्वपूर्ण एक टॉपिक बन गया है। आगे बढ़ते हैं। पोस्टपार्टम प्रीक्लेम्पिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहा गया है कौन से कथन सही हैं। यह एक गंभीर स्वास्थ्य स्थिति है जो कुछ महिलाओं में बच्चे को जन्म देने के बाद उत्पन्न हो जाती है। ओके, एक स्वास्थ्य समस्या, अगर महिलाएं जो बच्चे को जन्म देती हैं उसके बाद महिलाओं में ये हो जाता है, ये ध्यान रखना है। इस रोग में पीड़ित मां से जन्म लेने वाले बच्चे में आनुवांशिक बीमारी हो सकती है। देखिए यह जो रोग है ना, दरअसल प्रसव के बाद विकसित होता है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है महिलाओं में बच्चे को जन्म देने के बाद उत्पन्न हो सकता है। इसके लिए तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता भी होता है। तो जाहिर सी बात है ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट जो है ना, ये देखिए यहाँ पहला ही स्टेटमेंट इसको काट रहा है। ये क्या कह रहा है, महिलाओं में बच्चे को जन्म देने के बाद उत्पन्न हो सकती है, महिलाओं में, है ना। यानी कि केवल ये मां को प्रभावित करता है, बच्चे को नहीं। आनुवांशिक बीमारियां जो है ना वह जीन से आता है। तो कुल मिलाकर के देखेंगे तो यह गलत हो जाएगा। पूछा गया था कौन सा कथन सही है, ए, केवल एक के साथ हम लोग चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाए। तीसरे पर, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। और कुछ यहाँ पर बातें लिखी गई है। अमेरिका द्वारा लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कितने सही हैं। अच्छा, यहाँ 4 चीज जो दिया गया है उसमें से कितना सही है ये आपको बताना है। देखिए अभी आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट बने हैं उसके बाद वो दनादन विभिन्न देशों पर जो है टैरिफ लगा रहे हैं, यानी कि शुल्क बढ़ा रहे हैं ना। अब यहाँ पर शुल्क बढ़ाने के वजह से कुल मिला के समझिए कि टैक्स बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर इससे क्या क्या प्रभावित होगा इसको देखिए। वैश्विक बाजार में क्या असंतुलन इससे हो सकता है। निश्चित तौर पर आप देखेंगे रेसिप्रोकल टैरिफ से वैश्विक बाजार में असंतुलन होगा, व्यापार युद्ध की स्थिति बन सकता है। किस तरह से दुनिया भर के शेयर मार्केट क्रैश हो रहे हैं आप देख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ये तो हमें देखते ही लग गया, ये सही है। अगला क्या है, मुद्रास्फीति में कमी। मुद्रास्फीति मतलब क्या होता है, इन्फ्लेशन, महंगाई। तो क्या ये महंगाई में कमी लाएगा या वृद्धि करेगा। भाई टैरिफ से क्या होता है, आयातित वस्तुएं महंगी हो जाती है ना, जिससे घरेलू कीमत जो है उसमें वृद्धि होगा। तो जाहिर सी बात है ये इन्फ्लेशन को बढ़ाएगा, है ना कि उसे घटाने का काम करेगा। तो महंगाई बढ़ेगी, कमी नहीं होगा। तो ये गलत हो गया। अब निर्यात में वृद्धि को लेकर के कहा गया। अब यहाँ पर इस बात को समझिए, क्या ये वाकई निर्यात में वृद्धि होगा, टैक्स लग जाएगा तो निर्यात में वृद्धि होगा या कमी हो जाएगा। यदि अमेरिका दूसरे देशों पर टैरिफ लगाता है तो वे देश भी अमेरिका के प्रति जो है प्रतिरोधी टैरिफ लगा सकते हैं, जैसे कनाडा ने किया, जैसे चाइना ने घोषणा कर दिया। इससे क्या होगा, अमेरिकी निर्यात जो है वह प्रभावित हो जाएगा। तो निर्यात में वृद्धि नहीं बल्कि निर्यात में
कमी होगा, तो यह भी गलत हो गया। और उपभोक्ताओं पर वित्तीय दबाव में कमी की बात किया गया, ध्यान से रखना है। यानी कि जो कंज्यूमर होंगे, खरीदार होंगे, उस पर उनके बटुए पर बोझ क्या कम होगा या ज्यादा बढ़ जाएगा। यहां अगर महंगाई में वृद्धि होता है, निर्यात में जो है वह वृद्धि कमी होता है, तो जाहिर सी बात है वित्तीय दबाव में कमी होगा, ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा उपभोक्ताओं को कि कम पैसा। महंगाई बढ़ेगा तो ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा ना। टैरिफ के कारण क्या होगा कि जो आयातित वस्तुएं हैं वो महंगी हो जाएगी। अब ऐसे समझिए, 100 रुपया में यहां पर कुछ चीजें भेजा जाता था, अमेरिका पहुंचता था, लेकिन भारत पर 27% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगा, तो यह 127 रुपया का हो गया। अमेरिकी हिसाब से अगर इसको डॉलर, आप रुपया को रिप्लेस करके डॉलर करना चाहते हैं, डॉलर कर लीजिए, तो यह महंगा हो गया ना अमेरिका के मार्केट में। मामला समझ में आया? तो यहां पर देखेंगे तो टैरिफ के कारण आयातित वस्तुएं महंगी हो जाती है, जिससे उपभोक्ताओं पर अधिक वित्तीय दबाव पड़ता है, ना कि कम। तो यह भी गलत हो गया। तो आपसे पूछा क्या गया था, अमेरिका द्वारा लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कितने सही हैं। ओके, कितने सही में भैया हमने देखा कि ये सही है, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अच्छा, एक ही सही है, तो केवल एक ए विकल्प के साथ हम लोग चलेंगे। अब देखिए, प्रश्न अपने आप में थोड़ा आपको पढ़ के लेंदी लग रहा होगा, जटिल लग रहा होगा, लेकिन कितना आसान था। जो व्यक्ति रोज केवल न्यूज़पेपर पढ़ेगा ना, उस प्रश्न को आराम से सॉल्व कर ले जाएगा। इसके लिए किसी भी तरह के इकोनॉमी की बहुत जानकारी की आवश्यकता आपको नहीं है। ये बात समझ गए? इसलिए कहते हैं अखबार पढ़ना चाहिए। भारत बांग्लादेश ट्रांसशिपमेंट सुविधा बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगा दीजिए। आज के सारे टॉपिक 5 स्टार वाले हैं, ध्यान रखिए। संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहा गया सही है, कितने कथन है ना, नए तरह का जो विकल्प आता है। भारत द्वारा वर्ष 2020 से बांग्लादेश को यह सुविधा प्रदान की जा रही थी। पहला फैक्ट हमारे पास, यह सुविधा बांग्लादेश के तैयार माल के निर्यात को आसान एवं सस्ता बनाती थी। चलिए, ये दूसरी बात हमने देख लिया। इसमें केवल भारतीय बंदरगाहों से बांग्लादेश के माल का निर्यात किया जाता था। अब यहां पर कुछ बातें समझ लीजिए। भारत ने दरअसल बांग्लादेश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा जो है प्रदान किया था, और यह कब हुआ था? यह दरअसल जून 2020 में यह सुविधा दिया गया था। ठीक है, यहां वर्ष 2020 लिखा भी है, सुविधा प्रदान की थी। ठीक है, ये सही है। ठीक है, एक फैक्ट हो गया। दूसरी बात यह है कि विशेष रूप से बांग्लादेश के जो रेडीमेड गारमेंट्स हैं, जिसको आरएमजी किया जाता है, उससे तैयार माल के निर्यात को लेकर के अधिक सुविधाजनक स्थिति मिलता था, थोड़ा लागत में जो है वो कमी आ जाता था। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ सुविधा मिलता था बांग्लादेश को, तो यह भी एक सही है। दूसरा, यह केवल भारतीय बंदरगाहों से ना ध्यान देना है, यह केवल भारतीय बंदरगाहों तक सीमित नहीं है, पोर्ट तक केवल सीमित नहीं है, बल्कि भारत के जो एयरपोर्ट्स हैं, जैसे दिल्ली का एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स देखेंगे, उसके माध्यम से भी बांग्लादेशी माल का निर्यात किया जाता था। तो बंदरगाह नहीं, एयरपोर्ट्स बीच में आ जाएंगे, तो ये गलत हो गया। तो कुल मिलाकर के 2 सही हुआ ना। हाँ, आपसे पूछा गया था कितने कथन सही हैं, तो 2। तो बी में, हाँ, बी में केवल 2 है। मामला समझ में आ गया? ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे से तैयारी इसी तरह से कर लीजिए। अब देवगिरी किले के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? सही नहीं, गलत है। पूछले शब्द इसलिए कहता हूं कि पूरा सेंटेंस को ठीक से पढ़िए, यहां गलत है पर मामला फंसेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यह महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर, पहले औरंगाबाद में स्थित है। देखते हैं, इसका निर्माण जो है 14वीं शताब्दी में काकतीय वंश के शासक भिल्लम पंचम द्वारा जो है वह कराया गया था। किसका? देवगिरी किला को लेकर के बात किया जा रहा है। इस किले को दौलताबाद का किला भी कहा जाता है। किले की रणनीतिक अवस्थिति एवं वास्तुकला के कारण महाराष्ट्र के 7 आश्चर्यों में से एक माना जाता है। अब इसमें से कोई एक ही सही होगा, है ना, 4 हैं तो जाहिर सी बात एक सही होगा। देखिए, देवगिरी किले का निर्माण जो है 12वीं शताब्दी में यादव वंश के शासक जो थे भिल्लम पंचम द्वारा कराया गया था, न कि 14वीं शताब्दी के काकतीय वंश के द्वारा। ठीक है, अब यहां आपसे पूछा गया है कि गलत है, तो महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी पहले औरंगाबाद में स्थित है, यानी कि ये सही है। दूसरा, इस किले को दौलताबाद का किला भी कहा जाता है, यह भी सही है। किले की रणनीतिक अवस्थिति वास्तुकला के कारण महाराष्ट्र के 7 आश्चर्यों में से एक माना जाता है, यह भी सही है। परंतु सही हमारे प्रश्न का सही जवाब नहीं है, समझना है। प्रश्न में पूछा गया है कि कथन गलत कौन है, जो गलत होगा वही सही होगा। तो गलत में यहां आके फंसता है ना। मैंने क्या कहा कि 12वीं शताब्दी में यादव वंश के शासक जो था, जो भिल्लम पंचम द्वारा कराया गया था, 14वीं शताब्दी के काकतीय वंश के द्वारा नहीं। भिल्लम पंचम सही है, लेकिन भिल्लम पंचम का जो संबंध रहा है ना, वो यादव वंश के साथ रहा है, और 14वीं शताब्दी नहीं 12वीं शताब्दी में देवगिरी किले का निर्माण हुआ था। तो कुल मिलाकर के ये 2 फैक्ट की वजह से गलत हो जाएगा। 12वीं ध्यान रखिएगा, और यहां पर जो है यादव वंश, इतना ध्यान रखिएगा, आपका काम बन जाएगा।
मतलब सही जवाब ये है, इसका सही फैक्ट ये है, बाकी ये गलत है। तो ये गलत हो गया, तो यही इस प्रश्न का सही जवाब हो गया। कथन गलत ही हमसे पूछा जा रहा था। बी विकल्प के साथ हम लोग चलेंगे। मामला समझ में आ गया? आगे बढ़ जाए। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? संविधान सभा की बात की जा रही है ना? उसमें सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? सीधे जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा, प्रांतीय सभाओं द्वारा। 4 विकल्प है, जो भी आपको सही लगता हो उसका सही जवाब जो है आप ढूंढ करके कमेंट बॉक्स में लिख करके देंगे, ठीक है? जैसा कि आप लोग प्रत्येक दिन कर रहे हैं, मैं देखता भी रहता हूं, आप में से ज्यादातर लोग जो है सही जवाब लिख रहे हैं। इसको थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।